आज हम लोग मनोविज्ञान सब्जेक्ट के उद्भव के बारे में चर्चा करेंगे और तत्पश्चात हम जानेंगे कि कितने पड़ाव को पार करने के पश्चात मनोविज्ञान जिसे हम आज अध्ययन कर रहे हैं वह अपने निश्चित पड़ाव पर आकर के खड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं कि मनोविज्ञान का उद्भव कैसे हुआ। उससे पहले उसके जड़ में हमको जाना होगा कि मनोविज्ञान क्या एक समाज में आ गया, एकाएक एजुकेशन सिस्टम में लागू कर दिया गया, या पहले से वह उपस्थित था या नहीं था, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। शुरुआती दौर में हम जानते हैं कि मनोविज्ञान जो है वह दर्शन की एक शाखा के रूप में काम करता था। किसकी शाखा के रूप में? दर्शन की एक शाखा के रूप में काम करता था। और मनोविज्ञान की 3 शाखाएं मूल रूप से जिसको हम दर्शन शास्त्र के अंतर्गत पढ़ा करते हैं वह कौन कौन सी हैं और यह कहां से निकल करके आया, इसी में से हमको जानना होगा। मनोविज्ञान की 3 शाखाएं कौन कौन सी हैं? तत्व मीमांसा, दूसरा है क्या? ज्ञान मीमांसा, और तीसरा और अंतिम है जिसे हम नाम देते हैं मूल्य मीमांसा। इसकी पहली जो कैटेगरी है तत्व मीमांसा, इस तत्व मीमांसा के ही अंतर्गत पढ़ा जाने वाला जो सब्जेक्ट था इसे हम यहां लिख देते हैं। क्या? तत्व मीमांसा। यह जो तत्व मीमांसा है इसके कुछ पार्ट निकल करके आए। जो यह दर्शन शास्त्र के तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा, यह तीनों अलग अलग पार्ट हैं। तत्व मीमांसा को भी 3 भागों में बांटा गया। इसे हम जान लेते हैं। पहले दर्शन में जिस विषय का हम अध्ययन करते हैं, जिस विषय वस्तु को लेकर के हम बात करते हैं कि आखिर दर्शन शास्त्र में क्या है क्या नहीं है, तो कहीं ना कहीं आत्मा अनात्मा, ईश्वर है नहीं है, हम ईश्वर को मानते हैं नहीं मानते हैं। मूल रूप से जो हमारे 9 दर्शन हैं जिसमें चार्वाक की बात करते हैं या बौद्धिज्म की बात करते हैं, बौद्ध धर्म की बात करते हैं, जो ईश्वर को मानने और न मानने की एक विचारधारा को लेकर के चलता है, उस पर भी हम आगे आएंगे। हालांकि आज का यह सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी उस पर हम चर्चा करेंगे कि कौन मानता है कौन नहीं मानता है। तो उसमें एक बात निकल करके आती है कि तत्व मीमांसा में किस किस बात का अध्ययन किया गया है। यह जो तत्व मीमांसा है इसके जो 3 पार्ट निकल करके आए, दर्शन के पहले पार्ट का 3 पार्ट बना। उसमें पहला पार्ट है सृष्टि विज्ञान। क्या? सृष्टि विज्ञान। दूसरा पार्ट क्या है? ईश्वर विज्ञान, या ईश्वर की यहाँ पर परिकल्पना की गई है कि ईश्वर को हम मानते हैं या नहीं मानते हैं, तो इसे हम ईश्वर मीमांसा के नाम से भी जानते हैं। ईश्वर मीमांसा। और इसी का एक और भाग था तत्व मीमांसा का, जिसे हम नाम देते हैं मनोविज्ञान। हम मनोविज्ञान के उद्भव के बारे में जानने से पहले मुझे यह जान लेना होगा ताकि यह क्लियर हो जाए कि मनोविज्ञान अचानक आया या पहले से समाज में मौजूद था या शिक्षा व्यवस्था में मौजूद था। तो अगर निकल करके आता है कि मनोविज्ञान दर्शन का एक पार्ट था, तो कहां पर था, कैसे था, इस विषय वस्तु पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है। अब यहां पर सृष्टि विज्ञान की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सृष्टि विज्ञान जो तत्व मीमांसा के एक पार्ट के अंतर्गत आता है, तो वह चूंकि शिक्षा में या एजुकेशन के किसी एक पार्ट की जब हम चर्चा करते हैं दर्शन के अंतर्गत, तो हम कहते हैं कि हम मानव कैसे आए, क्यों आए, किस लिए आए। तो यहाँ पर जो बातें क्लियर हो जाती हैं
क्योंकि हम विज्ञान को दरकिनार करके किसी एक विषय पर अगर परिकल्पना बनाते हैं तो वह ज्यादा बेहतरीन नहीं हो सकता है। इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। अगर कल्पना करते हैं तो वह थोड़ा सा सस्पेंस हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रखता है, वह थोड़ा सा लेकिन ही कि यह सही है अथवा नहीं है। तो यह सृष्टि जो विज्ञान है यह मानता है कि इस दुनिया को बनाने वाला कौन है, किससे है। तो विज्ञान कहता है कि सृष्टि जो है वह किससे बनी, एटम से बनी। किससे बनी, एटम से बनी। अणु परमाणु की बात वह करता है, अणु और परमाणु की वह बात करता है कौन, सृष्टि विज्ञान। यह इस हिसाब से मानव जीवन को संचालित करने की बात करता है। लेकिन यहीं पर ईश्वर मीमांसा जो है वह कहता है कि नहीं, इस दुनिया को ईश्वर ने बनाया। अब ईश्वर ने बनाया तो अगर धर्म के आधार पर, आस्था के आधार पर अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म की अगर बात करें या इस्लाम धर्म की बात करें तो बहुत सारे ईश्वर हो जाते हैं, ईश्वर का एक रूप हो जाता है। लेकिन यह ईश्वर मीमांसा यह बताने की कोशिश करता है कि ईश्वर है, कहीं पर निकल करके आता है कि उसका आकार प्रकार नहीं है, वह अदृश्य है। फिर बात आती है कि क्या वह इस संसार में है या इस संसार से परे है। अगर इस संसार में है तो वह दिखाई क्यों नहीं देता, अगर इस संसार से परे है तो फिर हमारा उससे क्या रिश्ता है, वह क्यों हमको संचालित करता है। यह तमाम विषयों की चर्चा ईश्वर विज्ञान या ईश्वर मीमांसा में, यह तत्व मीमांसा के सेकंड पार्ट में किया गया है। इसको बहुत डिटेल जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह दर्शन का मूल अपना एक पार्ट है। आगे हम चलते हैं। यहीं पर इसका तीसरा पार्ट निकल करके आता है मनोविज्ञान। यह मनोविज्ञान भी चर्चा करता है, यह कॉन्शनेस की बात करता है। यहीं पर यह तीसरा जो पार्ट था किसका, तत्व मीमांसा का, यहीं से इस पार्ट को अलग किया गया। इसके बारे में आत्मा, अनात्मा, मन, मस्तिष्क, चेतन, अचेतन मन की बात जो मनोविज्ञान प्रारंभिक समय से करता आ रहा था, इस विषय को लेकर के ऐसा कुछ विद्वानों का मत था कि इसे अलग रूप में पढ़ा जाए और इसको थोड़ा सा विस्तार से पढ़ा जाए। किसी एक विषय का हिस्सा हो जाने के कारण इसे ठीक प्रकार से नहीं पढ़ा जा रहा है, ऐसा कुछ लोगों का मानना था। रेने देकार्ते, ध्यान देंगे, रेने देकार्ते, रेने देकार्ते ने इसी मनोविज्ञान को यहां से हटाने का एक प्रस्ताव दिया, विचार रखा रेने देकार्ते ने। हालांकि रेने देकार्ते ने इस पर बहुत सारा क्वेश्चन किया है, आगे हम चल करके इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि यहां से अब तो हम क्लियर हो गया कि दर्शन शास्त्र के अंतर्गत जो तीन पार्ट, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल मीमांसा, तत्व मीमांसा के तीन पार्ट, सृष्टि विज्ञान, ईश्वर मीमांसा और मनोविज्ञान। मनोविज्ञान यहीं पर था, किसके अंतर्गत था, तो तत्व मीमांसा के अंतर्गत था। थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में कि अब मनोविज्ञान की जब बारी आ गई कि मनोविज्ञान इस दर्शन से बाहर तो कर दिया गया, तो मनोविज्ञान को मनोविज्ञान कहलाने का हक एक अलग सब्जेक्ट के रूप में कब और कैसे मिला, जब रेने देकार्ते ने एक प्रस्ताव रखा कि मनोविज्ञान को इस दर्शन शास्त्र से अलग पढ़ा जाना चाहिए। तो इसको किसने और कब अलग किया, यह एक विषय निकल करके हमारे पास आता है जिसे हम साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी या मनोविज्ञान हम नाम देते हैं। तो यह मनोविज्ञान बाहर जब निकल करके आया, किससे, दर्शन से। मनोविज्ञान किससे निकल करके आया, दर्शन से। दर्शन से जब मनोविज्ञान बाहर निकल करके आ गया तो एक विषय हमारे सामने आया कि मनोविज्ञान को मनोविज्ञान क्यों कहे और यह मनोविज्ञान
किस बात का अध्ययन करेगा। तो बहुत जल्दी ही यह दर्शन से अलग हुआ था, इसलिए बहुत जल्दीबाजी में ही एक रिजल्ट लेकर के आ गया सामने यह मनोविज्ञान, कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन करेगा। ध्यान देते हैं, आत्मा का। आत्मा का यह अध्ययन करेगा। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि रेने देकार्ते ने इन्हें अलग करने का एक जो प्रोसेस सुझाया, तो 1590 ईस्वी में, कब, ध्यान देंगे कि मनोविज्ञान को दर्शन से अलग कब किया गया, तो 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गोइकले, किसने, रुडोल्फ गोइकले, रुडोल्फ गोइकले ने 1590 में इसे दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया। अब यह मनोविज्ञान यहां आकर के खड़ा था। प्रस्ताव किसने दिया था, रेने देकार्ते। रेने देकार्ते ने एक प्रस्ताव दिया, कहा कि इसे अलग किया जाए। अलग करने का काम किसने किया, रुडोल्फ गोइकले ने किया। उन्होंने कहा कि हाँ, इसे अलग कर देते हैं। 1590 ईस्वी में इनको अलग कर दिया गया रुडोल्फ गोइकले के द्वारा। अब बात आई कि यह मनोविज्ञान किस बात का अध्ययन करेगा। तो मनोविज्ञान को अध्ययन करने के दृष्टिकोण से 16वीं शताब्दी में, 1590 यहां पर ध्यान रखेंगे, 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में इसे एक प्रस्तावित कर दिया गया कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, तो आत्मा का विज्ञान है। अब आत्मा का विज्ञान होने के लिए अरस्तु ने इस प्रस्ताव को दे दिया, और प्लेटो और रेने देकार्ते, यहां पर एक नाम था प्लेटो, अरस्तु ने इसको क्या किया, प्रस्तावित कर दिया। किस बात के लिए, कि यह आत्मा का विज्ञान है। अभी चर्चा करेंगे। अरस्तु, प्लेटो और देकार्ते, यह तीन लोगों ने माना कि यह आत्मा का अध्ययन करता है। अब आत्मा के अध्ययन करने के अंतर्गत एक बात सामने आ जाती है। अब तो यह एक रिसर्च का विषय हो गया कि मनोविज्ञान में आत्मा का अध्ययन किया जाएगा। तो क्या आत्मा शरीर में है, आत्मा अजर अमर है, क्या आत्मा मरती है, नहीं मरती है, उसका आकार प्रकार कैसा है, क्या आत्मा जिसको ईश्वर ने बना करके इस शरीर में प्रवेश कराया है, क्या वह अपने आप में परिपूर्ण है। अपने आप में अगर परिपूर्ण है तो उसे सीखने की जरूरत क्यों पड़ती है, वह आत्मा कुछ गलत क्यों करती है। तो क्या आत्मा गलत करती है कि शरीर गलत करता है। अगर शरीर गलत करता है तो आत्मा क्यों नहीं उसे सुधार देती। अगर आत्मा गलत है तो उसको ईश्वर ने कैसे बना दिया। तमाम ऐसे विषय वस्तु पर डिस्कशन होने लगा, और यहां पर बात निकल करके आई कि क्या आत्मा हमारे लैब में जा सकता है, प्रयोगशाला में जा सकता है, क्या आत्मा को सुधारा जा सकता है, आत्मा में परिवर्तन। यहां पर एक बात आती है कि आत्मा में क्या परिवर्तन, आत्मा में क्या परिवर्तन किया जा सकता है। तो रिजल्ट आया कि नहीं, आत्मा में परिवर्तन कर पाना संभव नहीं है। अब आत्मा में अगर परिवर्तन नहीं किया जा सकता तो हम उसे मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं रख सकते। लेकिन सबसे पहले अरस्तु ने इसे कह दिया कि नहीं, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। सबसे पहले किसने कहा था, अरस्तु ने कहा था। प्लेटो और देकार्ते ने इसका समर्थन किया था। बाद में 16वीं शताब्दी के अंतिम समय में इसे नकार दिया गया कि आत्मा मनोविज्ञान का एक पार्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यह हमारे प्रयोगशाला में अध्ययन के दृष्टिकोण से स्थापित नहीं हो सकता है। जब यह बात स्थापित हो गई कि आत्मा मनोविज्ञान का
एक पार्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यह हमारे प्रयोगशाला में नहीं आ सकता। तब दूसरी बात निकल कर के आई कि मनोविज्ञान किस बात का अध्ययन करता है, तो मनोविज्ञान के इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कि आत्मा जब हमारे प्रयोगशाला में नहीं आ सकती, तो 17वीं शताब्दी के आसपास फिर एक प्रस्ताव निकल करके आया कि मनोविज्ञान मन का अध्ययन करता है। किस बात का अध्ययन करता है? मन का अध्ययन करता है। अब इस मन के अध्ययन को लेकर के इस पोम्पोनाजी नामक एक मनोवैज्ञानिक है, पोम्पोनाजी ने एक प्रस्ताव दिया कि मनोविज्ञान मन का अध्ययन करता है। अब इस मन के अध्ययन को लेकर के हॉब्स, लॉक और स्पिनोजा, इसके समर्थन में कौन कौन आया? हॉब्स, लॉक और स्पिनोजा, यह तीन लोग इसके समर्थन में आए और कहे कि मनोविज्ञान मन का अध्ययन करता है। अब मन के अध्ययन पर बात करेंगे कि यह मन का अध्ययन कब कैसे करता है। यह 17वीं शताब्दी की बात है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि 16वीं शताब्दी में और यह 17वीं शताब्दी में आया। 17वीं शताब्दी में पोम्पोनाजी ने इस बात को प्रमाणित करने की कोशिश की हॉब्स, लॉक और स्पिनोजा की सहायता से कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। या सीटेट, बीटेट या सुपरटेट में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, इसके समर्थक कौन कौन हैं, या निम्न में से इसके समर्थक नहीं है। जैसे यह चार अगर आप पोम्पोनाजी, हॉब्स, लॉक और स्पिनोजा यह दे दिया तो इसमें से तीन ही का नाम देगा और एक विकल्प आपसे दे सकता है कि उपरोक्त सभी या सभी, या कोई एक नाम दे सकता है। तो आप थोड़ा सा उस दृष्टिकोण से भी ध्यान में रखेंगे कि पोम्पोनाजी, हॉब्स, लॉक और स्पिनोजा यही चार लोग समर्थक थे किसके? कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि जब हम अपने परिवार में रह रहे होते हैं तब, या एक विद्यार्थी अपनी कक्षा के अध्ययन और अध्यापन के दौरान अपनी कक्षा में जब उपस्थित होता है तो उसके साथी कुछ खेल प्रतियोगिता के प्रयोजन से कहीं बाहर एक टीम के थ्रू गए हुए होते हैं, या बच्चे के परिवार में कोई कार्यक्रम है, कोई फंक्शन है, या उसे कहीं बाहर जाना है, कोई भी एक कंडीशन हो सकती है। तो बच्चा क्लास में रहने के बावजूद भी चिंतन बाहर कर रहा होता है, उसका मन और मस्तिष्क बाहर गया हुआ होता है। बहुत बार क्लास में ऐसा होता है कि बच्चा बैठा हुआ है लेकिन वह उसका शरीर वहां पर है, मन और मस्तिष्क उसका कहीं और विचरण कर रहा होता है। तो क्या मन पर हम नियंत्रण रख सकते हैं? कुछ खाने के मामले में जब हम मार्केट में या किसी रेस्टोरेंट या होटल में खाने की बात करते हैं तो मन करता है कि हम यह खा लेते, लेकिन जेब में उतने पैसे नहीं है। हम भी वहां गए होते लेकिन हम जा नहीं पाए, दुर्भाग्य से हम क्लास में हैं, हमको उस रिलेशन में जाना है, मन कह रहा है वहां पर क्या हो रहा होगा। तमाम ऐसी बातें मस्तिष्क में आती रहती हैं। अगर ऐसा कुछ हो पा रहा है तो क्या हम मन पर नियंत्रण रख पा रहे हैं? क्या मन को समझाया जा सकता है? क्या वह मन हमारे प्रयोगशाला में आ सकता है और जैसा हम चाहें वैसा वह करेगा? क्या मन को सुधारा जा सकता है? तमाम ऐसे विषय वस्तु को लेकर के पोम्पोनाजी से, हॉब्स, लॉक और स्पिनोजा से इस पर दलील मांगी गई, जो स्पष्टीकरण के रूप में नहीं दिया जा सका और अंतिम समय में इसे भी नकार दिया गया। अब पुनः इस पर चिंतन मनन के पश्चात बात आई कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। किसका? चेतना का विज्ञान है। अब चेतना के विज्ञान को लेकर के भी विलियम जेम्स ने 1870 ईस्वी में, किसने? विलियम जेम्स ने 1870 ईस्वी में कहा कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है?
चेतना का विज्ञान है। थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे कि चेतन और अचेतन और अर्धचेतन एक व्यक्ति की 3 अवस्थाएं हो सकती हैं। जैसे अभी मैं क्लास ले रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं या मैं कोई कार्य कर रहा हूं, तो यह चेतन अवस्था है। अर्धचेतन अवस्था, व्यक्ति दुनिया से विदा हो चुका है, व्यक्ति सो रहा है, बेहोश हो गया है, वह अर्धचेतन अवस्था है। हम चेतन अवस्था में हैं। अर्धचेतन अवस्था, बेहोश का हो जाना, सो जाना। कुछ लोग सोते हुए चलते रहते हैं, जिनको छत पर सोने की मनाही होती है कि वह अर्धचेतन अवस्था में है, उसे कुछ पता नहीं है, तो वह अर्धचेतन हो गया। तो इसमें चेतना के अंतर्गत किसकी बात की जा रही है? हम बात कर रहे हैं तो हम चेतन अवस्था में है, इसकी बात की जा रही है। व्यक्ति सोते हुए चल रहा है, उसकी बात की जा रही है। व्यक्ति बेहोश हो गया, उसे कुछ पता नहीं है, क्या उसकी बात की जा रही है? चेतन अर्धचेतन मन की जब बात होती है तो उसके अंतर्गत एक और बात आ जाती है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। अब विलियम जेम्स से पूछा गया कि 1870 में जब आप यह बता रहे हैं कि चेतना की बात होगी, तो इसमें से किसकी आप बात कर रहे हैं? क्या व्यक्ति बात कर रहा है, खाना खा रहा है, चल फिर रहा है या अपने कार्य को कर रहा है? क्या आप उसके संबंध में दलील देना चाहते हैं कि इसका यह अध्ययन करेगा मनोविज्ञान? या जो व्यक्ति बेहोश हो गया है, जो व्यक्ति सोते हुए चलता है या किसी कारणवश वह उसका मन मस्तिष्क ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा है, उसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं? या व्यक्ति जो इस दुनिया को छोड़ करके चला गया हमेशा हमेशा के लिए, अचेतन अवस्था में है, जिसे कभी उठाया नहीं जा सकता, जगाया नहीं जा सकता, क्या आप उसके बारे में बात कर रहे हैं? विलियम जेम्स 1870 में, यानी कि 18वीं शताब्दी के अंतिम समय तक इस बात का उत्तर विलियम जेम्स के द्वारा नहीं दिया गया और अंतिम समय में इसे भी नकार दिया गया कि मनोविज्ञान चेतना का या चेतन का अध्ययन नहीं करता है। अभी भी समस्या वहीं पर थी। देकार्ते के द्वारा जो प्रश्न तैयार किया गया था कि मनोविज्ञान किस बात का अध्ययन करेगा, अभी हम वहीं पर अटके हुए थे कि तब तक वाटसन के द्वारा एक बात निकल करके आई कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? व्यवहार का। किसने यह कहा था? वाटसन। वाटसन ने 19वीं शताब्दी में आकर के इस बात को कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। अब व्यवहार के अंतर्गत जानेंगे। इन्होंने प्रामाणिकता के तौर पर यह कहा कि एक बच्चा जब खेल रहा होता है या क्लास में वह बैठा हुआ होता है, बहुत सारे बच्चे क्लासरूम में होते हैं, लेकिन वह बच्चे अलग अलग अवस्था में बैठे हुए होते हैं। बैठने का कोई एक ठीक से सलीका नहीं होता है, लेकिन जैसे ही शिक्षक क्लास में एंट्री करता है, सभी खड़े हो जाते हैं या शिक्षक के आते हुए देखते हुए वह खड़े हो जाते हैं। एक घटनाक्रम के आधार पर हम बताना चाहेंगे कि अगर एक शिक्षक ट्रेन में सफर कर रहा है और उसके कुछ साथी अलग अलग बोगियों में हैं, विद्यार्थियों की जो आदत होती है कि हर प्लेटफार्म पर उतरेंगे और ट्रेन चलेगी तो फिर चढ़ेंगे। अगर आपको किसी शिक्षक से मुलाकात हो जाती है तो आप उस गतिविधि को बंद कर देते हैं। आप अपने परिवार में होते हैं, बच्चा अपने परिवार में होता है, तो अपने मम्मी पापा या अन्य श्रेष्ठ जन के सामने वह कुछ ऐसी नकारात्मक गतिविधियों को जन्म नहीं देता जो अशोभनीय हो या वह कार्य अवांछनीय हो, लेकिन करता जरूर है। यानी कि शिक्षक को देख करके व्यवहार में परिवर्तन कर देना
या माता पिता को देख करके व्यवहार में परिवर्तन कर देना और सही तरीके से व्यवहार करना प्रारंभ कर देता है अगर बच्चा, तो मनोविज्ञान इसी बात का अध्ययन करता है। इस बात को प्रमाणित करने का कार्य वाटसन ने 19वीं शताब्दी में किया और अभी तक यह बात प्रमाणिक है कि मनोविज्ञान किस बात का अध्ययन करता है, व्यवहार का अध्ययन करता है और व्यवहार में सुधार किया जा सकता है उस परिस्थिति विशेष को जान करके। कोई बच्चा बहुत शरारती है तो वह क्यों शरारती है, उसके कारण को हमको सबसे पहले जानना होगा। अगर कोई समस्या है तो उसका निदान किया जा सकता है। मैं कक्षा लेने के दौरान अगर मनोविज्ञान विषय पर मैं बात करता हूं, जब कभी भी शुरुआती दौर में, तो मैं यह पूछना चाहता हूं, एक सवाल का जवाब विद्यार्थियों से लेना चाहता हूं या साइंस भी लेना चाहता है कि फीवर होने पर डॉक्टर किस बात की दवा देता है। तो डॉक्टर फीवर की दवा देता है या फीवर जो एक संकेत मात्र है, बुखार एक संकेत मात्र है, वह किस वजह से उत्पन्न हुआ है उसको ठीक करने की दवा देता है। अगर विद्यार्थी या कोई बच्चा किसी समस्या से ग्रसित है, अगर वह चोरी कर रहा है तो क्यों कर रहा है, वह पढ़ने में कमजोर है तो किस वजह से कमजोर है, उस कमजोरी को या उस समस्या का जब हम समाधान कर देते हैं तो एकाएक उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ पर यह प्रमाणिक रूप से बाद में मान लिया गया कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, तो व्यवहार का विज्ञान है। या मनोविज्ञान किस बात का अध्ययन करता है, तो मनोविज्ञान में हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं। जानकारी के लिए आत्मा में या मन में या चेतना में या व्यवहार में, यह जो सटीक नाम आपके सामने रखे गए हैं, यह नाम परीक्षा के दृष्टिकोण से, सीटेट या बीटेट के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।